नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 होगा, जिसमें कि 80 यानी टोटल 120 प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और हाँ देखिए, एक दो प्रश्न गलती होना ये आम बात है, इंसान से ही गलतियाँ होती है, तो प्लीज़ उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। और आज सोच रहे हैं कि हिस्ट्री से तो हर रोज़ हम लोग शुरू करते हैं, आज क्यों ना हम लोग राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी से शुरुआत करें। तो आज हम लोग पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक कानून का संबंध है। राजनीतिक कानून का संबंध किससे है? व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से, व्यक्ति के आंतरिक आचरण व्यवहार से, समूह के आंतरिक आचार व्यवहार से, या फिर नागरिक के आंतरिक आचार व्यवहार से। तो यहाँ पर राजनीतिक कानून का संबंध पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो उसका किससे संबंधित रहेगा? व्यक्ति के बाहरी जो आचार व्यवहार है उससे संबंधित होगा। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? मौलिक मतलब क्या बनाने का? मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है मॉन्टेस्क्यू को। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन है? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार माना जाता है रूसो को। रूसो का जो कहना था कि वो ये मानते थे कि सामाजिक जो अनुबंध से जिस राज की उत्पत्ति होती है, सर्वोच्च जो सत्ता होती है उसी में निहित होती है, ठीक है। ये किसका कहना था? रूसो का कहना था। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। उस विकल्प का चयन करें जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है। 51 में उल्लेख, अच्छा 36 से 51 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है, जो कि भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। इसमें अब कौन सा उल्लेख नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना, ये तो है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को हतोत्साहित, देखिए पॉइंट को पकड़ना है, हतोत्साहित करना, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। तो 1, 2, 4 ये सारे सही है, लेकिन हतोत्साहित नहीं, यहाँ पर प्रोत्साहित करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलत यानी नहीं है, तो यही तीसरा आंसर हो जाएगा कि यही सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के लिए मसविदा यानी मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। लेकिन इनके साथ और भी लोग थे, ये तो अध्यक्ष थे, और कौन कौन से लोग थे उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इसमें सदस्यों की संख्या याद कर लीजिए, 7 थी, ठीक है। संविधान सभा में जब समिति बनाई गई थी तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कौन कौन? भीमराव अंबेडकर हो गए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव और कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी तथा डीपी खेतान यानी टीटी कृष्णाचारी। तो ये 7 क्या थे? सदस्य थे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो देखिए, किस देश की देन है? आपातकालीन, आपात कब आता है? जब हमारे पास मनी नहीं रहेगा। तो इससे याद करिए, जर्मनी के संविधान से आपातकाल की शक्तियाँ ली गई हैं। इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो वो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था 1978 ईस्वी में। इसका आंसर हो गया हमारा 1। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों को, या फिर प्रधानमंत्री? तो इसमें संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में वर्णित है कि इन पर महाभियोग के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। और फिर से इनके जो शपथ के बारे में चर्चा है वो किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 60 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 18 जनवरी 1951 में हुआ था। और 18 जून 1951 में हुआ था, और इसी के तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी 2 शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं? उम्मीदवार घरेलू उपयोग की वस्तुओं का वितरण करता है, ये तो घूस देना ही हो गया एक तरह से। निर्वाचित होने पर पानी की समस्या के समाधान का किया वादा, घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना और उनसे मतदान करने का अनुरोध करना, समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील करना। तो देखिए, जो भी 2 शर्तें हैं यानी आचार संहिता का जो उल्लंघन कर रही है, वो किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं है कि वो धर्म के आधार पर जाकर के अपील करे या वोट मांगे, या फिर किसी को जाकर के घूस दे, पैसा दे, या कोई सामान दे। तो इसमें हमारा कौन कौन सा आंसर गलत हो जाता है? एक तो फर्स्ट हो गया, और दूसरा क्या है? 4th हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा। 1 और 4 गलत है, ठीक है। देखिए, अन्य पॉइंटों को भी ध्यान में रखिए, क्या पता इनमें से कोई पॉइंट दे दे एग्जाम में। तो मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना, ये भी गलत बात है, यानी आचार संहिता के खिलाफ है। उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील करना,
चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना, लोकसभा चुनाव के लिए व्यय की सीमा 95 लाख तथा विधानसभा चुनाव में धन खर्च करने की सीमा कितनी है, 40 लाख रुपया किया गया है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके निर्वाचित घोषित होने के बाद भी उनके चुनाव को अदालत द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट थे, इनसे जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। अगर प्रथम राज्यपाल पूछ ले तो प्रथम राज्यपाल जो थी वो थे सरोजनी नायडू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री पूछा है तो सुचेता कृपलानी होगा। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था? राज्य की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, शक्ति का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत या फिर मार्क्सवादी सिद्धांत? तो आया था तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो आया था दैवीय सिद्धांत के रूप में, ठीक है, दैवीय शक्ति सिद्धांत के रूप में आया था। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? अब तो देखिए, भूतपूर्व जो देशी राजाओं के प्रीवी पर्स है वो किस संविधान संशोधन के समाप्त किया गया था? तो 26वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था। 1971 ईस्वी में प्रांतीय राजाओं के जो पूर्व शासक के जो भी विशेषाधिकार थे उसको इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन के पहला है ऑप्शन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमा करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों का चयन करना या फिर उपचुनाव करवाना। तो इनका जो है कौन सा कार्य नहीं है? तो उम्मीदवारों का चयन करना। उम्मीदवारों का चयन करना निर्वाचन आयोग का ये कार्य नहीं है। देखिए, इनके कार्यों को देख ले कि क्या क्या कार्य हैं। तो निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है? चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो ये सारे कार्य हैं चुनाव आयोग के, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा किसकी है? क्या बोल रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का जो शुरुआत है और अंत है वो राज्य के साथ ही होता है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये है गवर्नर की। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यकता क्या मानी है? आवश्यक शर्त माना है निजी संपत्ति को, तो वो उदारवाद मानता है। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? किसने कहा है धर्म को जनसाधारण का नशा? तो वो कहे हैं कार्ल मार्क्स। किसने कहा है? जीन जैक्स रूसो, एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल पॉपर या फिर कार्ल मार्क्स? तो वो कहे हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, कि धर्म की जो जनसाधारण है वो एक नशा है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? तो वो किया गया था 36वां संशोधन के द्वारा। आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से यानी पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? उसको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का जो पालन है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। किस पदाधिकारी को? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो वो है उपराष्ट्रपति को। इसका आंसर हो गया हमारा दूसरा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, पंचायत या फिर वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद? तो वो आता है अंतर्गत 9 के अंतर्गत, जो भाग 9 के अंतर्गत आता है वो पंचायत आता है। इसका संशोधन कब किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी से 20 प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री की तरफ। अब आते हैं इतिहास के पहले प्रश्न की तरफ। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो देखिए, किस क्रम में आए थे? पहले पुर्तगाली आए 1498 में, उसके बाद आता है डच, फिर आता है ब्रिटिश और फिर आता है फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि लोगों का क्रम पूछ रहा है कि किस क्रम में आए थे, ये नहीं पूछ रहा है कंपनियों की स्थापना के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है फर्स्ट। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध कब हुआ? घग्गर का युद्ध तथा खानवा का युद्ध? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये तो सभी को पता रहता है, 1526 ईस्वी में। दूसरा हुआ था 1556 में, एक मिनट भी, ठीक है। दूसरा कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। घग्गर का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 29 में हुआ था, यानी 29 में घर गया और 30 में मर गया, इस तरह से एक है बाबर के बारे में जो कि उसके सारे युद्धों को याद करवा देता है। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सारा चीज़ बन गया कि पहले क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1। आंसर देख लीजिए, 3 4 2 1 किसमें है? ऑप्शन 2 में है। आगे बढ़ते हैं, वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा है? तो यह है दयानंद सरस्वती का। किसका है? दयानंद सरस्वती का है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया था। पेंटिंग की उस शैली
की पहचान करें जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया था। अच्छा, वो कौन सी शैली थी? तो वो थी राजपूत कला शैली। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। देखिए, ये 7 जो विद्यार्थी थे इन्होंने ही तो फहराया था। और वहाँ का जो जिलाधीश था कौन था? आर्चर था, जिसने अचानक उन पर गोलियां चलवा दी और जो कि वहीं पर सारे विद्यार्थी मारे जाते हैं। तो अभी भी उन 7 विद्यार्थियों का स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो वो हुआ था चौथी बौद्ध संगति में। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक, पहली किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली अजातशत्रु के, दूसरी हुई थी अका की, याद कर लीजिए, अ से अजातशत्रु हो गया, का से कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो इस तरह से सारे याद हो गए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी? तो वो तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी 1953 ईस्वी में। कितने किलोमीटर थी? तो 34 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर बम्बई से थाने के बीच में। तो इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। आगे बढ़ते हैं, मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था? तो वो तो जहांगीर था। इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के नाम दिए गए हैं जिनको कि समय के अनुसार सजाना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, दिख रहा होगा ना, असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो लाइन सही दिया हुआ है 1 2 3 4। तो चलिए कूट में देख लेते हैं, 1 2 3 4, इसका आंसर पहला ही सही है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य एवं महाकाव्यों के किस खेल का उल्लेख नहीं है? पासा, घोड़े और रद्दौड़ ये तो होते थे मुक्केबाजी, शतरंज। तो मुक्काबाजी का उल्लेख नहीं मिलता है, मुक्केबाजी के बारे में नहीं सुने हैं। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? धर्म का, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने के लिए, नवीन धर्म की स्थापना के लिए, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो धर्म का प्रचार किस लिए किया था? अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं 2 का मिलान करना है। लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन और क्या आ गया? लॉर्ड कर्जन आ गया। तो इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं? तो सबसे पहले लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया? बैन किया था, याद करवाई थी ना, सती प्रथा पर इसने बैन करवा दिया। तो ए का क्या हो गया? तीसरा हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या करवाया था? तो उसने व्यापकगत सिद्धांत स्थापित किया था, यानी एडॉप्ट वाला, राज्यों को एडॉप्ट करने का सिद्धांत लाया था। तो बी का हमारा क्या हो गया? 4th हो गया। ठीक है, तो बी का 4th हो गया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? तो स्थानीय स्वशासन का चलाया था। तो लॉर्ड रिपन का हो गया हमारा सी। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो इस तरह से 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये हमारा प्रथम में ही है। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? देखिए, सही सुमेलित है। ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस नहीं, आर्य समाज राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वो किए थे राजा राममोहन राय। तो ये हमारा गलत हो गया। आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो सही पूछ रहा है तो ये सही है, बाकी तीनों ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक जो थे वो थे वीर सावरकर। ठीक है, इसको पहले मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता था और इसे 1904 ईस्वी में इसका नाम अभिनव भारत कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर, हजारीबाग जेल, कैंपस जेल या फिर भागलपुर जेल? तो 1942 में देखिए पूछ रहा है कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे उनको किस जेल में रखा गया था? वो रखा गया था बांकीपुर जेल में। किसमें? बांकीपुर के जेल में रखा गया था इनको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, गुलाम वंश, लोधी वंश। तो देखिए, सबसे पहले क्या किसी को गुलाम बनाएगा तभी तो उसको भैया तंग करेगा, फिर उसकी नानी ही याद दिलाएगा। तो इस प्रकार से याद कर लेना है। पहले आएगा गुलाम वंश, फिर उसको तंग किया तो उसके बाद आ गया तुगलक वंश, उसको याद करवा दिया, क्या मार मार के याद करवा दिया। सैयद वंश आ गया और उसके बाद आ गया हमारा लोधी वंश। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसके सन भी मैं बता रही हूँ, 3 1 2 4। इसका आंसर क्या हो गया? हमारा दूसरा हो गया। चलिए देखिए, प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी या फिर बिरसा मुंडा? तो वो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार उड़ीसा से कब अलग हो जाता है? तो वो अलग होता है 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका नेतृत्व पूछ रहा था तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है?
तो आधुनिक भारत का जनक या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो पुरंदर के नाम से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज्य दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता या फिर अब्दुल रजाक? तो वो कौन था जो कि विजयनगर के दरबार में आया था? वो था अब्दुल रजाक। इसका आंसर क्या हो गया? अब्दुल रजाक था जो कि देवराज द्वितीय के शासनकाल में 1443 ईस्वी में आया था। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न है 22 प्रश्न है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो देखिए उस समय ना बाल विवाह था, ना सती प्रथा और ना ही पर्दा प्रथा। उस समय क्या सबसे ज़्यादा कुप्रथा प्रचलित थी? तो बहुपत्नी प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। फिर से 23 प्रश्न है, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनना है। देखिए फिर से यहाँ कालक्रम आ गया। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, चाणक्य या फिर कनिष्क? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल याद कीजिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले चाणक्य जी आएंगे, उसके बाद कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में, उसके बाद क्या हुआ था? कनिष्क 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी जब सक्सनवत शुरू हुआ था। और फिर आते हैं विक्रमादित्य जिनका कि शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी तक। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सजा लेते हैं। 3 हो गया, फिर 1 हो गया, 4 और 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस में है? तो वो है ऑप्शन हमारा दूसरा में। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं किया गया था, 1942 में जो शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था खुसरो ने कहा था, दिल्ली के लाल किले को देख करके। ठीक है, तो किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट कि दिल्ली के लाल किले के बारे में ये बातें कही गई हैं। अब आते हैं भूगोल के प्रश्नों की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण हिमालय पर्वतमाला से, देखिए दक्षिण से बोला है, दक्षिण से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम चुनना है। तो देखिए दक्षिण यानी नीचे ही ना आएगा, इस प्रकार से हमारी पर्वत श्रृंखला जो बनती है इस प्रकार से चलती जाती है। तो नीचे से ही हम लोग करेंगे, दक्षिण से ही उत्तर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? शिवालिक आएगा, फिर लघु हिमालय और फिर हिमाद्री आएगा। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में 3 दिया हुआ है, तो एक बार इसको आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा और कमेंट्स में जरूर इसका आंसर कर दीजिएगा 26 डैश करके कि हाँ इसका क्या सही है। मेरे ख्याल से ये फोर्थ है। आगे बढ़ते हैं। 27 प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापने वाले स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए या फिर पर्वत को पीला रंग प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए गहरे भूरा रंग का प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है, हल्के भूरा रंग का पठारी भाग को दर्शाने के लिए, पीले रंग का मैदानी भाग को, और हरे रंग वन के लिए दर्शाया जाता है, मतलब हरा रंग करके, नीला पानी के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, और पीला रंग घास के मैदान के लिए दर्शाया जाता है। तो यहाँ से हमारे ये सारे याद हो गए। यहाँ पर सूची 1 और 2 दिया गया है, एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो इनको मिलान करना है। कुक्की जनजाति, बकरवाल, मोपला या फिर डाफर। तो मोपला तो याद रहता है, मोपला से हो गया केरल। अब देखिए डाफर जनजाति कहाँ की है? तो ये है गुजरात की। कुक्की जनजाति हो गई मणिपुर की, और बकरवाल जनजाति जो हो गई वो हो गई जम्मू कश्मीर की। तो हमारा इस तरह से क्या आता है? ए का क्या हो गया? 3 हो गया, बी का क्या आया? 4, यानी 3 4, फिर आता है 1 2, 3 4 1 2। किस ऑप्शन में है? 3 4 1 2, वो है ऑप्शन 3 में। इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये फिर से आ गया। यहाँ पर कृषि का प्रकार दिया हुआ है और कृषि से संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, तो इनको भी मिलाना होगा कि कौन सा कहाँ पर पड़ता है। तो स्थानांतरित जो कृषि का प्रकार है वो कहाँ पर होता है? तो वो नागा पहाड़ी में, यानी ए का हमारा फोर्थ हो गया। जीविका गंगा के डेल्टा क्षेत्र में आता है, तो बी का बी हो गया। वाणिज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में, और रोपण जो है वो है असम के बागान में। तो इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन हो गया? ए हो गया, बी का तो दूसरा ही है, यानी 4 2 1 3, यानी 4 2 3 1। इसका आंसर हो गया 4 2 1 3, ऑप्शन 3 हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, या फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान? तो इनमें से कौन सा तंबाकू के बारे में पूछ रहा है कि तंबाकू का उत्पादन क्षेत्र है? तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? वताग्र के द्वारा, अपसारी बल, शुष्क पवन या फिर उष्ण पवन? तो ये होता है वताग्र के द्वारा। इसको देख लीजिए इनसे जुड़े तथ्यों को। देखिए शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति का संबंध ध्रुवीय वताग्रों से जोड़ा जाता है, जहां पर 2 विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, एक ठंडी और दूसरी गर्म व आर्द्र, मिलती हैं। इसकी उत्पत्ति हेतु दिए गए सिद्धांतों में वर्कनीज का ध्रुवीय वक्रांक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो यानी शीतोष्ण चक्रवात के लिए कौन सा सबसे अधिक सिद्धांत मान्य है? तो वताग्र सिद्धांत मान्य है। शीतोष्ण कटिबंध जो चक्रवात होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस अक्षांशों के मध्य या दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
32 प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से किसी एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या फिर शीतोष्ण घास स्थल में? तो वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला प्रश्न हमारा है, सूची है, फिर से यहाँ पर मिलान करना है। देखिए यहाँ पर मिलान के लिए बहुत ज़्यादा दे रहा है, जो कि मोबाइल में मेरा हट नहीं पाता है। एक मिनट, एक तरफ समुद्री धाराएं दिया गया है, दूसरी तरफ महासागर दिया गया है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, अगुल हास धारा, एलिनो धारा, क्यूरेशियो धारा, वेगुएला धारा। तो अगुल हास धारा किससे है, किस महासागर में है? तो वो महासागर हमारा हो जाता है हिंद महासागर, ठीक है। एलिनो धारा कहाँ पर है? तो एलिनो धारा जो है वो दक्षिण प्रशांत में है, तो बी का हमारा हो गया चौथा। क्यूरेशियो धारा कहाँ पर है? तो क्यूरेशियो हो गया उत्तरी प्रशांत में, और वेनेजुएला धारा जो है वो है दक्षिण अटलांटिक में। तो इस तरह से हमारा 1 4 3 2 1 4 3 2, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा 1 4 3 2। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी झारखंड राज्य जब अलग हुआ तब उसके बाद बिहार का क्षेत्रफल कितना रह गया है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया है। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक के देश में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो देखिए इसमें आंसर हमारा पाकिस्तान हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। आगे बढ़ते हैं, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? मर्केटर प्रक्षेप, नुमानिक प्रक्षेप, ज्वावक्रीय प्रक्षेप या फिर मालवीय प्रक्षेप? तो एक नाविक के लिए बोल रहा है कि नाविक के लिए कौन सा सही रहेगा? तो वो रहता है मर्केटर प्रक्षेप। कौन सा? मर्केटर प्रक्षेप सही रहता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है, किस नदी को कर रहा है? आगरा किस नदी के किनारे है? तो ये इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन कावेरी नदी, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। तो कचरा बोल रहा है कि निकलने वाला जो कचरा है, गंदा जल जो हो रहा है, वो किस नदी को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो कर रहा है वो यमुना नदी को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यमुना नदी ही तो उनके पास है। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? उत्तरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो दलदली एवं वनच्छादित भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ये प्रश्न है, तो वो है तराई क्षेत्र, तराई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 39 प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं है? पिलियन, हवाईयन, स्ट्रॉबेलियन या फिर वैल्केनियन? तो कौन सा नहीं है? तो वो है हवाईयन। इसका आंसर हो गया हमारा दूसरा, ये विस्फोटक नहीं है। 40 प्रश्न है, सूची दे दिया, फिर से एक स्थल दिया और दूसरा क्या दिया है? प्रक्रिया, यानी दूसरी तरफ मिलाना है। निक पॉइंट, धोलरंध्र, अधिकेंद्र, जलोढ़। तो अधिकेंद्र कहाँ पर होता है? तो देखिए जो हमको पहले आता है उसको पहले कर लेते हैं। तो अधिकेंद्र हो गया हमारा दूसरा भूकंप, और जलोढ़ नदी की तरफ ही पाया जाता है। अब आता है हमारा निक पॉइंट और धोलरंध्र। तो धोलरंध्र का हो जाएगा हमारा क्रस्ट और निक पॉइंट का हो गया पुनर्युक्त, यानी इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3। चलिए ऑप्शन हो गया हमारा दूसरा सही, 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? कांट ने, होयल ने, मोल्ट ने या फिर लल्लास ने? तो पृथ्वी की उत्पत्ति की जो निहारिका परिकल्पना है उसका प्रतिपादन जो किए थे वो किए थे लल्लास ने। किसने किया था? लल्लास ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, निहारिका परिकल्पना कब किए थे? 1796 ईस्वी में किए थे। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अव्यवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का क्या है? परिणाम है। यह कथन किसका है? पेंक, डेविस, हटन या फिर होम्स का? तो ये कथन जो है डेविस का है। किसका है? डेविस का। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आ गया, सूची वाला है। भूगोलविदों और राष्ट्रीयता, ये एक तरफ नाम दिया है उनका और एक तरफ राष्ट्रीयता दिया है, यानी किस राष्ट्र से थे? रैंटजेल, सैम्पुल, डैंडले स्टैम्प या फिर ब्लॉन्स? तो इनमें से कौन क्या कहाँ के थे? तो रैटजेल जो थे वो थे जर्मनी के। कहाँ के थे? रैटजेल हो गए जर्मनी के। इनका क्या हो गया? फोर्थ हो गया। सैम्पुल कहाँ के थे? तो सैम्पुल थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। दूसरा के हो गया हमारा तीसरा। डंडले स्टैम्प हो गए ग्रेट ब्रिटेन, सी का हो गया। और ब्लांस जो थे वो थे फ्रांस के। तो इस तरह से हमारा आता है। ए का क्या हो गया? ए का हो गया हमारा फोर्थ, यानी 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? 4 3 2 1 वो है हमारा थर्ड में। इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट प्रश्न 44 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना है, सही है। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा है, नहीं, कोलकाता जो है वो ज्वारीय विद्युत परियोजना ये भी है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर गलत ही चुनने को बोला गया था, ये हमारा आंसर सही हो गया। कोयना भी जल विद्युत परियोजना है, और कलपक्कम जो है वो परमाणु शक्ति केंद्र है, तो इसका आंसर हमारा दूसरा हो जाता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? वो की जाती है CWG से। इसका आंसर हो जाता है हमारा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, यानी नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शंस देखिए, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास या फिर भोजपुर। तो सबसे अधिक जो होता है नहर से सिंचाई वो रोहतास जिला में होता है, और यहाँ पर इसमें भोजपुर दिया हुआ है, लेकिन बेस्ट जो रहेगा वो रोहतास ही रहेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आंसर इसका फोर्थ
थर्ड हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी दोलन कहते हैं, दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिकी तापमान तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को, दक्षिणी अमेरिकी ताप तथा वायु भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, प्रशांत महासागरीय वायु भार एवं हिंद महासागरीय वायु भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, यानी दोनों के बीच। या फिर चौथा है दक्षिण अमेरिकी वायु भार तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तो दक्षिणी दोलन कहते हैं प्रशांत महासागर के वायु भार और हिंद महासागर के वायु भार के जो बीच में घनिष्ठ संबंध होता है उसको कहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर क्रिक विवाद है। सर क्रिक विवाद किसके किसके बीच है? तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, जो कक्ष में एक दलदला टाइप पर एरिया है उसी को लेकर के ये विवाद होते रहता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। न्यू इंग्लैंड, शिकागो, गैरी, अल्बामा प्रदेश या फिर उत्तरी अप्लेशियन प्रदेश? तो वो है उत्तरी अल्पेशियन प्रदेश। 50वां प्रश्न, पृथ्वी के अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए निकटतम यहाँ पर पूछ रहा है। निकट, नज़दीक, दूर का क्या हो गया? यानी अपसौर, और नज़दीक का क्या हो जाएगा? उपसौर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? दूसरा हो गया। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के प्रश्नों की तरफ। इस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हो, मतलब बेचने वाला एक हो और लेकिन खरीदने वाला क्या हो? क्रेता ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एकाधिकार। अगला प्रश्न है, जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समुत्पादन वक्र का आकार होगा मूल बिंदु के प्रति नौतेदार होगा, मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होगा, समकोणीय होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब दो उत्पादन का साधन ऐसे होगा तो वो क्या होगा? समकोणीय होगा। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी है? व्यापार की बैंकिंग सेवाएं, जहाजरानी सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय, बीमा सेवाएं। नीचे गुण दिया गया है तो ये सभी क्या है? व्यापार की अदृश्य मदें हैं। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। 1, 2, 3, 4 सभी हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है, उसके बाद घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से विकसित होगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अंश उसका क्या होगा? बढ़ते जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रियाएं तो वो है साख नीति का अंग। आंसर हो गया दूसरा। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है? आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगार स्तर का बढ़ना, वित्तीय संस्थाओं का नियम। तो यही जो है आर्थिक क्या है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। आंसर हो गया फोर्थ। छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता से, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता यानी ऋणात्मक से। तीसरा है श्रमिक की सीमांत स्थिर हो और श्रमिक के सीमांत उत्पादकता शून्य हो। तो इसी से मतलब है कि छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है? श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य हो। अगला प्रश्न, कुटीर ज्योति योजना में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? किससे? कुटीर ज्योति योजना से कौन सा कार्य संबंध है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाना, या फिर इनमें से सभी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाइट उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता के संबंध में सही क्या है? नीची कीमत अधिक उत्पादन, अधिक कीमत कम उत्पादन, सीमांत लागत के बराबर कीमत और न्यूनतम औसत लागत उत्पादन। तो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारिक जो प्रतियोगिता होती है उसके बारे में क्या सही है? तो अधिक कीमत और कम उत्पादन। तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र क्या होगा भैया? एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, वाई अक्ष के समानांतर हो जाता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतर होता है या फिर मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। तो तरलता जो है वह एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया हमारा। तो राजनीति शास्त्र से तो हम लोग पहले ही प्रश्न देख चुके हैं। चलिए 40 प्रश्न समान अध्ययन से। पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की संस्थापना की गई जिन्होंने वन्य जीव के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? वो किस प्रकार के पुरस्कार बनाया गया है, स्थापना की गई है? सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार, संजय गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या फिर बीपी पाल पुरस्कार? तो वो किया गया है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न, रुद्रेश्वर मंदिर या बेंस्तंभाल गुड़ी यानी हजारों खंभों वाला रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो वो है काकतीय राजवंश से। किस राजवंश से? काकतीय राजवंश से। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? विजाग स्टील के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है।
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो वो विटामिन के हो गया। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसके द्वारा, तो सहायक संधि प्रणाली के द्वारा ये नहीं दिया गया था। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालक्रम को दर्शाता है, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल या फिर दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा मौर्य साम्राज्य हमारा, उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, फिर आता है दिल्ली सल्तनत और चौथा में आता है हमारा मुगल साम्राज्य। तो QPSR की आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करता है। कौन सा वो पर्वतमाला है, तो विंध्य पर्वतमाला जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करता है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सूखा रोकथाम दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 17 जून को। आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है, तो वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है, वित्त मंत्रालय किया जाता है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था, तो वो हुआ था 1921-22 में, ठीक है। कहाँ पर, केरल में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो इसको किस संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो राज्यसभा देखिए उनका तो कोई कार्यकाल ही नहीं होता है, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए, क्योंकि राज्यसभा के सांसद हर 2 साल बाद वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते जाते हैं, ठीक है, कोई कार्यकाल उनका नहीं होता है। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक सदस्य जो पूर्ण अवधि के लिए चुना जाता है वह 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, यानी 6 साल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यमुनोत्तर रेखा के को मानक यमुनोत्तर मानकर किया जाता है, ठीक। यह इनमें से किसके पास से होकर के गुजरती है। यहाँ पर ये क्या दिया गया है, नाम दिया गया है कुछ शहरों के, इलाहाबाद, नासिक, नागपुर या फिर इंदौर। तो ये सभी को पता होगा कि इलाहाबाद से होकर के गुजरती है जो यमुनोत्तर मानक रेखा है। इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगला है, महाराज जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो महाराज द्वितीय सिंह जो है वो देखिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ, नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, ठीक है। तो इन 5 जगहों का जो स्थान है उनका नाम याद कर लीजिएगा कि इन 5 जगहों पर इन्होंने करवाया था। और यहाँ पर हमारा पूछ रहा था कि नहीं करवाया, तो इलाहाबाद में नहीं करवाया है, ठीक है। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार से आदमी कंफ्यूज हो जाता है, देखिए ये नहीं वाला ध्यान में नहीं रहता है ज़्यादा, तो एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा गलत करवाता है क्वेश्चन आंसर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, नियम पर आधारित नहीं है। कौन सा वैद्युत उपकरण जो जूल है, तो वो है वैद्युत प्लग एवं स्विच। ये जो है ये किस पर आधारित नहीं है, तो तापन नियम पर आधारित नहीं है। इसका आंसर हो गया 4th हमारा। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो चलिए मैथ को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, ठीक है। सही कथन बोल रहा है कि कौन सा इनमें से नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करती है। यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेषा मुक्त करती है, या फिर श्लेषा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। तो प्रश्न हमारा था कि इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। 101 हमारा प्रश्न है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो यकृत और अग्नाशय का स्राव जो होता है वो आमाशय में जाता है, ये सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 10 डिग्री जल संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 10 डिग्री जल संधि जो है तो वो अंडमान निकोबार से संबंधित है, ठीक है। अगला है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ अ नेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है वल्लभ भाई पटेल। किसने लिखी है, वल्लभ भाई पटेल ने लिखे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कोबाल्ट के समस्थनिक का। आंसर हो गया हमारा दूसरा। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। किसके द्वारा, तड़ित के द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो नाइट्रोजन का हो सकता है। अगला प्रश्न है, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? वो था रॉबिन द्वीप। कौन सा द्वीप था? रॉबिन द्वीप था। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए, पहले वसा में घुलनशील विटामिन याद कर लीजिए, डेक। वसा में घुलनशील विटामिन होता है DEAK। अगर ये याद हो गया तो जल वाला पूछ ले तो जो इससे विपरीत है वो हो जाएगा जल का। ये सब किस में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो वो दिया था अवध को। अवध को दिया था चेरी नाम। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों तथा राज्यसभा विधानसभाओं द्वारा, विधानसभा के द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। निम्नलिखित में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड को गोली मारकर हत्या कर दी थी? बताओ कौन सा वो व्यक्ति था 19वीं शताब्दी में? तो वो थे दामोदर चापेकर। कौन थे? दामोदर चापेकर थे, जिन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी? रैंड की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है हमारा अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों के गठन के बारे में किसमें कहा गया? अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? कौन सा वो इस्पात था जिसकी क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। बोकारो इस्पात, राउरकेला इस्पात, दुर्गापुर इस्पात या फिर भिलाई? तो वो था राउरकेला। क्या था? राउरकेला इस्पात था। 13 क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, वहाँ पर हमला करने के लिए जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अब्बास तैयब जी? तो कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे अब्बास तैयब जी। आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। कार्ल लैंड स्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? तो कार्ल लैंड स्टीनर को जो जाना जाता है रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए। आंसर हो गया हमारा दूसरा। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की है? किसके? स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की है। वो कौन है? तो वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने यह कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से फिर मैथ का प्रश्न आ गया 120 तक। तो ये हमारे टोटल 120 प्रश्न होते हैं और मैथ में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक बार मैथ देख लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, कहीं पर गलती से मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।